नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी सदन में हुए उस संग्राम की जिसने आने वाले दिन में होने वाले हंगामे की स्क्रिप्ट लिख दी है। तो वही बात होगी सपा के एक और विधायक पर लटकी उस तलवार की जिससे सपा के विधायकों की संख्या कम हो सकती है। इसके साथ ही बताएंगे मायावती का ऑपरेशन बूथ, जिसके जरिए बसपा हाथी की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वही बात होगी शिक्षा मित्रों की उस ललकार की जिसने यूपी का पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि यूपी के 75 जिलों के शिक्षा मित्र सड़क पर हैं। वही बात होगी डॉन का ड्रामा, क्योंकि अब ड्राइवर खोलेंगे जेल वाला कारनामा। तो वहीं शुरू करते हैं विश्लेषण। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आज विश्लेषण की शुरुआत सदन में जाति जनगणना का शोर, केशव खोलेंगे अखिलेश की पोल, क्योंकि यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और शुरू होते ही पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज हंगामे के बीच अपना अभिभाषण पढ़ा, लेकिन सदन का पारा उस वक्त चढ़ गया जब अखिलेश यादव ने जाति जनगणना पर बात छेड़कर माहौल को गर्म कर दिया। अब इसी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर यह कहते हुए पलटवार कर दिया कि वो जाति जनगणना के मोर्चे पर अखिलेश की पोल खोल देंगे। अब सबकी निगाहें दूसरे दिन की कार्यवाही पर आकर के टिक गई हैं, जब सदन के भीतर एक तरफ अखिलेश होंगे तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार, सरकार पर विपक्ष का प्रहार। सदन में लगे राज्यपाल गो बैक के नारे, लाल ब्रिगेड जातीय जनगणना के सहारे। सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। बजट सत्र पर जातीय जनगणना का शोर, केशव खोलेंगे अखिलेश की पोल। उनका मैं काला चिट्ठा जल्दी ही खोलूंगा, पहले वह अपनी पार्टी के अंदर न्याय करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा हुआ। बजट सत्र जैसे शुरू हुआ, पूरा सदन समाजवादी पार्टी के शोर से गूंजने लगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विपक्ष के शोर के बीच ही अपना अभिभाषण पढ़ा। इधर राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी, उधर समाजवादी पार्टी के विधायक हाथ में तख्ती लेकर राज्यपाल गो बैक के नारे लगा रहे थे। विरोध का शोर इतना ज्यादा तेज था कि राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होते ही सदन को अगले दिन के लिए स्थगित करना पड़ गया। लेकिन जैसे ही सदन स्थगित हुआ, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर डेरा डाल दिया। इस दौरान सपा के कई विधायकों के साथ सुरक्षा कर्मी की धक्का मुक्की भी हुई। ये ऐसी तानाशाही है, देखिए किस तरह से हमारे किसानों को मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के मूर्ति पे हम लोग आए हुए, पुलिस की जाती है और जाने से रोका जा रहा है। ये पहली बार इस तरह से हो रहा है। सत्ता के लोग जब आज जन समस्याओं को नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे हैं और सत्ता के नशे में वो कहीं ना कहीं जनता के जो इश्यूज हैं उनको अनदेखा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पहले दिन के विरोध और शोर के बीच समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना की जंग छेड़ दी है, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों के हाथ में महंगाई, बेरोजगारी, कानपुर देहात अग्निकांड और किसानों की बदहाली के पोस्टर थे, वहीं अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की तख्ती उठा रखी थी। और अब जातीय जनगणना को लेकर जंग इस कदर तेज हो गई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो सरकार को जातीय जनगणना पर घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं जो अखिलेश को जातीय जनगणना के मोर्चे पर खुली चुनौती दे रहे हैं। जनगणना जाति के आधार पर हो, हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जाति जनगणना
की बात कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले, अगर जाति जनगणना का मतलब वो जातियों के हिसाब से न्याय देने की बात कर रहे हैं, यद्यपि उनका मैं काला चिट्ठा जल्दी ही खोलूंगा, पहले वह अपनी पार्टी के अंदर न्याय करें। पहले सैफई परिवार के बाहर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, ना किसी को बनाओ या अपने प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, या जिसको बनाना चाहे बना दें, लेकिन अब सैफई परिवार से बाहर निकलें। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी आज बजट सत्र के पहले दिन काफी आक्रामक रूप में नजर आई। सदन शुरू होने के पहले से लेकर सदन के अंदर तक समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने हाथ में जातीय जनगणना के मुद्दे से जुड़ी हुई तख्ती लहराते हुए दिखे। दरअसल समाजवादी पार्टी लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और अब उसकी कोशिश बजट सत्र में इसे जोर शोर से उठाने की है। लेकिन जिस तरह से बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने वेल में आकर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया, उस पर अब विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भाजपा तो भाजपा, कांग्रेस और बसपा भी सपा के इस रवैये से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। तो सदन के अंदर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान इनका आचरण था वह बहुत ही घटिया किस्म का था, महिला विरोधी आचरण था, और इनके मतलब जो सामान्य नए नए सदस्य चुन करके आए उनके हाथ में तख्तियां तो देखी जाए तो समझ में आता है। स्वयं श्री अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी, सारे जी इनके सीनियर थे, वो भी हाथ में तख्तियां लेकर के ऐसा विरोध कर रहे थे जैसे लगता था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण का मतलब सपा का सफाया होने जा रहा है। तो ये कतई उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। देखिए, सपा जो है मुद्दा विहीन है, और जब मुद्दा विहीन होते हैं तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो अंदर आके शोर शराबा करते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि दी और सपा के विधायक सब चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे, जिनको अपने आदरणीय मुलायम सिंह के लिए आदर नहीं हो तो वो किस लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार गो बैक के ऊंची आवाज़ों में काफ़ी नारे लगाते रहे और लीडर अपोजिशन की अध्यक्षता में लोग लगा रहे थे, जो उचित नहीं है। हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध को दर्ज करना चाहिए। बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू हुआ। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने विधान भवन स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना दिया और फिर सदन में वेल में जाकर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर नारेबाजी की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर पहले दिन विरोध का ये आलम है तो आगे क्या होगा, क्योंकि 22 फरवरी को बजट पेश होना है, फिर बजट पर चर्चा होनी है। लेकिन जिस तरह से हालात दिख रहे हैं उससे इस बार के पूरे बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव तक के हाथ में तख्ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात अब्दुल्ला पर एक्शन तो झांकी, विजमा यादव पर तलवार बाकी। ये सवाल समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बन करके खड़ा है, क्योंकि अभी अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई, कुछ दिन हुए ही नहीं है अभी विधायकी गए हुए कि अब प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट 23 फरवरी को सपा विधायक विजमा यादव पर 22 साल पुराने एक मुकदमे में फैसला सुनाने वाला है। अगर कोर्ट ने 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुना दी तो विजमा यादव के साथ साथ सपा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे 22 साल पुराने एक मामले ने सपा की टेंशन बढ़ा दी। सपा के लिए खतरे की घंटी क्या चली जाएगी? विजमा यादव की सदस्यता, सपा के M22 समीकरण पर वार, पुराने केस से हाहाकार। क्या समाजवादी पार्टी के एक और विधायक की सदस्यता रद्द हो जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर 108 रह जाएगी? क्योंकि अभी अब्दुल्ला आजम के विधायक के खत्म होने की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अब समाजवादी पार्टी की प्रयागराज से विधायक विजमा यादव पर 22 साल पुराने एक मामले में खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है, क्योंकि 23 फरवरी को प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट विजमा यादव से जुड़े मामले में फैसला सुनाने वाली है। अगर कोर्ट ने विजमा यादव को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई तो सपा का एक और विकेट गिर जाएगा।
विजमा यादव के खिलाफ 21 साल पहले एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर आरोप है कि हत्या से जुड़े एक मामले में उन्होंने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया था। इसके साथ साथ जब पुलिस टीम उन्हें रोकने गई थी तो पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग की गई थी, जानलेवा हमला किया गया था जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें आई थीं। इस मामले में विजमा यादव समेत कई लोगों को आरोपी बनाया था और इस मुकदमे की सुनवाई प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है। अगर इस मामले में विजमा यादव दोषी करार दी जाती हैं और उन्हें 2 साल या उससे की ज्यादा की सजा होती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस मामले में सपा विधायक विजमा यादव की मुश्किल बढ़ी हुई है वो सितंबर 2000 का है। इसमें 7 साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ था। विजमा देवी पर आरोप है कि 22 साल पहले उन्होंने ही लोगों को सड़क जाम करने और हिंसा करने के लिए भड़काया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। इस भीड़ में कई लोग असलहों से लैस थे। इन लोगों ने मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सराय इनायत कृपाशंकर दीक्षित और पुलिस की टीम पर ईंट और हथियारों से हमला किया, जिससे कई पुलिस कर्मियों को चोट आई थी। क्योंकि 23 फरवरी को प्रयागराज MP MLA कोर्ट विजमा यादव से जुड़े मामले में फैसला सुनाने वाला है। अगर कोर्ट ने विजमा यादव को सजा सुनाई तो ये सपा के लिए तीसरा बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे पहले सपा नेता आजम खान की हेट स्पीच में और अब्दुल्ला आजम की 15 साल पुराने एक मामले में विधायकी जा चुकी है। लेकिन जिस तरह से सपा के विधायकों की पुरानी कुंडली खुल रही है उससे राजनीति भी गर्म हो गई है। सपा का आरोप है कि जानबूझकर सिर्फ उन्हीं के विधायकों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि भाजपा ये कहते हुए पलटवार कर रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए। ऐसे में सबकी निगाहें 23 फरवरी की तारीख पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर सपा विधायक विजमा यादव को सजा हुई तो बजट सत्र के बीच हंगामा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। मायावती का ऑपरेशन बूथ, हाथी की रफ्तार बढ़ाएंगे यूथ, क्योंकि अब मायावती 2024 की तैयारियों में जुट गई हैं। अपनी इस तैयारी को धार देते हुए बसपा ने 1 बूथ 5 यूथ की स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बसपा यूपी में कमबैक कर पाएगी, क्योंकि पिछले 10 साल से वो हाशिए पर है। उसका सबसे मजबूत वोट बैंक भी उससे खिसक कर ही रहा है। मायावती का ऑपरेशन बूथ, हाथी की रफ्तार बढ़ाएंगे यूथ। 24 वाली तैयारी, बसपा कैडर को मिलेगी जिम्मेदारी। 2024 की लड़ाई में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है, क्योंकि भाजपा अपने मिशन 80 में जुटी है। समाजवादी पार्टी तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटी है, वहीं बसपा भी पीछे दिखने के मूड में नहीं है। बसपा ने मिशन 2024 को लेकर अब 1 बूथ 5 यूथ की स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ समय पहले बसपा ने गांव चलो अभियान शुरू किया था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए बसपा ने अपने संगठन में 50% युवा चेहरों को जगह देने की बात कही है। बसपा की कोशिश है कि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा यूथ जुड़ें और वो बसपा के बूथ को मजबूत करें, ताकि 2024 की पिच पर न सिर्फ माहौल बने बल्कि कमजोर होते संगठन में नई जान आ सके। 5 लोगों की बूथ कमेटी बनाकर, सेक्टर में 10-12 लोगों की सेक्टर कमेटी बनाकर, तो युवाओं को 50% युवाओं को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस संगठन में बूथ से लेकर मंडल तक जोड़ने का जो निर्देश किया है, उसी के आधार पर सेक्टर स्तर पर, बूथ स्तर पर गांव चलो अभियान के तहत गांव-गांव में बहुजन समाज पार्टी का कैडर बेस जो तैयार किया जाएगा। 1 बूथ 5 यूथ, ये वो मंत्र है जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया है, जिसके तहत प्रत्येक बूथ पर 5 युवाओं को पार्टी से जोड़ने के साथ एक्टिव किया जाएगा, जो पार्टी की बात को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। बसपा उत्तर प्रदेश के यूथ के दम पर न सिर्फ खुद को मजबूत करना चाहती है, बल्कि उसे ये संदेश देना चाहती है कि जो अधिकार संविधान ने उन्हें दिया है उसे कैसे सरकार खत्म कर रही है और कैसे गरीब की हालत बद से बदतर होती जा रही है।
जो संविधान में जो रोजगार देने का जो वादा था उसको भी खत्म किए। आज संविदा के आधार पर, आउटसोर्सिंग के आधार पर अलग अलग तरह से नौकरी देते, तो उसमें उनको तनख्वाह कितनी मिल रही, 5,000, 10,000, 8,000। तो इन चीज़ों को बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के युवाओं के बीच में लेकर जाने का जो फैसला माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, तो उसके आधार पर सेक्टर वाइज हम लोग बैठ के कर रहे हैं। नई पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। मतलब बसपा की कोशिश फिर एक बार अपने वोट को न सिर्फ एकजुट करने की है, बल्कि उत्तर प्रदेश में खुद को मुख्य विपक्षी दल बनाने की है। बहरहाल देखना होगा कि ये मंत्र पार्टी को कितनी राहत देता है, पार्टी को संगठनात्मक रूप से कितना मजबूत करता है और 2024 के चुनाव में पार्टी के लिए क्या करिश्मा कर पाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बसपा यूपी में कमबैक कर पाएगी, क्योंकि यूपी में पिछले 10 साल से वो हाशिए पर है। विधानसभा और विधान परिषद में उसके पास सिर्फ एक सदस्य हैं और लोकसभा में उसके जो 10 सांसद हैं उसमें सपा का बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, जिस दलित वोट को बसपा का मजबूत वोट माना जाता है वो धीरे धीरे उससे खिसकता जा रहा है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि यूपी में 21% दलित वोट है, लेकिन बसपा का वोट 12.88% पर आ गया है। इतना ही नहीं, जिस दलित मुस्लिम समीकरण को साध कर मायावती 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री बनी वो बुरी तरह धराशायी हो गया है। ऐसे में क्या बसपा का यूथ वाला दांव उसे गेम में ला पाएगा या फिर बसपा का खेल और ज्यादा खराब हो जाएगा? शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। शिक्षा मित्र की ललकार, 10,000 में गुजारा नहीं होता सरकार। ये बात लखनऊ के रमाबाई मैदान में प्रदर्शन कर रहे उन शिक्षा मित्रों ने कही जो अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिनका आरोप है कि जब काम शिक्षक का है तो दूसरे सरकारी शिक्षक से उनकी सैलरी इतनी कम क्यों। अब इसी को लेकर 75 जिलों में करीब 1 लाख शिक्षा मित्र उनके परिजनों ने मोर्चा खोल दिया। शिक्षा मित्र की ललकार, 10,000 में गुजारा नहीं होता सरकार। सड़क पर शिक्षा मित्र, सरकार के सामने स्थिति विचित्र। लखनऊ के रमाबाई मैदान में उमड़ी ये भीड़ यूपी के उन शिक्षा मित्रों की है जिन्होंने अपनी मांग के जरिए सरकार के सामने एक नई जंग छेड़ दी है, क्योंकि यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए 10,000 में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। जिनका आरोप है कि जब काम शिक्षक का है तो दूसरे सरकारी शिक्षक से उनकी सैलरी इतनी कम क्यों। अब इसी को लेकर सभी 75 जिलों के करीब 1 लाख शिक्षा मित्र और उनके परिजन लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वो और उनके परिवार अवसाद की स्थिति में हैं। आर्थिक तंगी के चलते हजारों शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में शिक्षा मित्रों की स्थिति को सुधारा जाना बहुत जरूरी है। समागम है, एक तरह से महासम्मेलन है विभिन्न संगठनों का। इनकी डिमांड है कि इनको नियमित किया जाए, साथ ही इनका मानदेय जो 10,000 रुपए प्रतिमाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है वो मानदेय भी बढ़ाया जाए, क्योंकि 10,000 रुपए से इनके जो पदाधिकारी हैं, नेता, उनका कहना है कि 10,000 रुपए मानदेय से खर्चा नहीं चलता है। हमारी नौकरी को या हमारी संविदा अवधि को 60 साल संरक्षित कर दिया गया है, लेकिन इस भौतिकवादी युग में और जो ये महंगाई का दौर है इसमें जीविकोपार्जन के लिए एक सम्मानजनक स्थिति जीने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। और हमारे मानदेय को वेतन के रूप में जब परिवर्तित कर दिया जाएगा तो हमारी सभी समस्याएं स्वतः निष्पादित हो जाएंगी। शिक्षा मित्रों की मांग अपना मानदेय बढ़ाने के साथ साथ रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करवाने की भी है। केंद्र सरकार में मंत्री और मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही, लेकिन इस बार शिक्षा मित्र आश्वासन नहीं ऐलान चाहते हैं ताकि उनकी जो भी मांग है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार शिक्षा मित्रों की इन मांग को मानेगी? विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। 3 दिन 60 सवाल, डॉन पर ड्रामा। ड्राइवर बताएगा जेल वाला कारनामा, क्योंकि 3 दिन यानी पूरे 72 घंटे की 60 सवालों का सामना करने के बाद डॉन मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी फिर से जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं, लेकिन उसने पुलिस को पूछताछ में एक भी सही जवाब नहीं दिया। अब सबकी निगाहें ड्राइवर नियाज पर टिक गई हैं, जिसकी 48 घंटे की पुलिस कस्टडी अभी भी बाकी है।
अब सवाल इस बात का है कि क्या पुलिस ड्राइवर से जेल कांड से जुड़ा कोई बड़ा खुलासा या राज उगलवा पाई है? निखत से पूछे 60 सवाल, एक का भी नहीं दिया सही जवाब। जेल की प्राइवेट मुलाकात, निखत ने अब तक नहीं खोले राज। जब से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत अंसारी की जेल में प्राइवेट मुलाकात का खुलासा हुआ है, मामला गिफ्ट और रंगदारी को लेकर उलझता जा रहा है। बीते 3 दिन से पुलिस निखत से सवाल पूछ रही थी, लेकिन निखत मामले को सुलझाने की जगह और ज्यादा उलझाती जा रही थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 60 सवाल पूछे हैं, लेकिन एक भी सवाल का जवाब निखत ने ठीक से नहीं दिया है। हालांकि पुलिस के सख्ती से पूछताछ करने पर उसने कुछ मददगारों के नाम जरूर बताए हैं, लेकिन जेल कांड से जुड़े सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया है। 3 दिनों में 60 सवाल पूछने के बाद चित्रकूट पुलिस ने निखत अंसारी को वापस जेल पहुंचा दिया है, लेकिन कहा जा सकता है कि मुख्तार परिवार की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। चित्रकूट पुलिस अब निखत की जमानत अर्जी का विरोध करने की तैयारी में है। पुलिस की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी जाएगी कि निखत अंसारी को अगर जमानत पर जेल से रिहा किया जाता है तो वो गवाहों और जांच को प्रभावित कर सकती है। मतलब पुलिस को निखत से सवाल पूछने के लिए जो 3 दिन का वक्त मिला था, उसे निखत के बीमारी के बहाने और उल्टे सीधे जवाबों ने खराब कर दिया है। अब सबकी नजर ड्राइवर नियाज से होने वाली पूछताछ पर टिकी है, क्योंकि निखत की भले ही रिमांड खत्म हो गई हो, लेकिन ड्राइवर नियाज की पुलिस कस्टडी में अभी 2 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस जेल कांड से जुड़े रहस्य से पर्दा उठा पाएगी या फिर निखत बच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात जोशीमठ में आई उन दरारों की जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले छोटी दरारें थी, लेकिन अब 20 से 30 फुट तक गहरी दरारें सामने आई हैं, जिसने 4 धाम यात्रा पर भी संकट को डाल दिया है। संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे पर गहरी दरार पड़ी है, जो 4 धाम यात्रा पर का बड़ा रास्ता है। जोशीमठ में 30 फीट गहरी दरार, 4 धाम यात्रा से पहले प्रहार। बद्रीनाथ हाईवे पर गहरा गड्ढा, खतरे में सबसे बड़ा रास्ता। जोशीमठ पर जो संकट पहले सिर्फ दरारों तक सीमित था, वो अब बढ़कर 30-30 फुट गहरी खाई में तब्दील हो गया है। और खतरे का आलम यह है कि इसने बद्रीनाथ हाईवे को भी अपनी जद में ले लिया है, जहां 10 जगह सड़क धंसी है और 10 किलोमीटर तक के दायरे में बड़ी दरारें आई हैं। उत्तराखंड में शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारी कर रही है और आगामी अप्रैल माह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जोशीमठ में फिलहाल हालात सामान्य नहीं है, क्योंकि लगातार चाहे नए भवन हो, पुराने भवन हो, उनमें लगातार जो दरारें बढ़ने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन आने वाले दिनों में और भी चुनौती सरकार के सामने आ सकती है, क्योंकि लगातार काफ़ी समय से जो जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवार हैं, वो अलग अलग घरों में, सरकारी भवन, गेस्ट हाउस, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में वो रह रहे हैं। अब जोशीमठ और बद्रीनाथ हाईवे पर आई दरार ने 4 धाम यात्रा पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं, क्योंकि अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वक्त रहते सब ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो दरार जोशीमठ में आई है, अगर वो वक्त रहते और ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।